हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब के इस चैनल पर। तो चलिए, लगातार देख रहे हैं कि ग्रुप बी की जो परीक्षा हो रहा है उसमें लगातार क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो हम इसी के रिस्पेक्ट में उसी को देखते हुए एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है, जो कि सभी सब्जेक्ट यानी पूरे साइंस से, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, लगातार चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ें और अपने तैयारी को या जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे क्वेश्चन अपने बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बायो है उसी का चैप्टर नंबर टॉपिक है जनन, जो कि इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। जो भी मेजर चैप्टर है पहले उसको देख लेंगे, इसके बाद जो भी चैप्टर बचेगा उसको, यानी कि सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो जो मेजर चैप्टर है जैसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, जैसे लाइट हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हो गया पीरियोडिक टेबल से, चाहे वो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, तो उसी से क्वेश्चन बन रहा है। तो लगातार ये सब चलता रहेगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द इससे जुड़ें और आप लोग अपने तैयारी को, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरे वीडियो देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कंटेंट कहाँ है, कितना कंटेंट है और क्या क्या फैक्ट उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले हम लोग टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए टू दी पॉइंट पढ़ के इसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका करेंगे। पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, पूरा एनसीईआरटी जितना भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनने वाले हैं सब हम इस वीडियो में या आगे जो भी वीडियो होगा उसमें कवर करा लेंगे, यानी कि हो जाएगा सब है। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जनन। तो जनन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है पहले पॉइंट को पढ़ लेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाते हैं। तो सबसे पहले जनन के बारे में समझ लिए हम कि वैसे कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान, यानी कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करेगा उसको क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनन जीवों का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जनन जो है जीवों का क्या है, मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा क्या होता है, संख्या में, जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत जनन जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं है। जो अन्य जैव प्रक्रम है वो विपरीत जनन जीवों में या जीवों के अस्तित्व के लिए क्या है, जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का परिरक्षण करते हैं। सही बात है, जनन के द्वारा, यानी कि जनन करेंगे तभी अपने जातियों का करेंगे, वो परिरक्षण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जनन में डीएनए प्रतिकृति एवं अन्य कोशिका या कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। सृजन का मतलब उसका क्या होता है, विकास होता है, या कह सकते हैं उसको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। सृजन का मतलब उत्पन्न करना होना। ठीक है, तो जनन में डीएनए प्राकृतिक एवं अन्य कोशिकीय संगठन का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो चलिए अलैंगिक जनन के बारे में समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले संतान आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होता है। जो भी आनुवांशिक गुण है उनके ठीक जनक की तरह होता है। यानी कि अलैंगिक जनन में हम लोग अलैंगिक जनन में समझ रहे हैं कि जो भी संतान उत्पन्न होगा जनक की तरह होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संकलन नहीं होता है, यानी कि दोनों नहीं होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों नहीं होता है, केवल सिंगल होता है। ठीक है, अलैंगिक में केवल सिंगल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन कहने से तात्पर्य है कि द्विविखंडन का मतलब दो गो विखंडन होगा उसमें, तो द्विविखंडन होगा। बहु का मतलब आप लोग समझ लिए पॉली, यानी कि बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे खंड होगा उसे बहुविखंडन कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए इसके बारे में दिया हुआ है। द्विविखंडन में जनक का शरीर दो बराबर संतति जीवों में क्या होता है, विभाजित होता है। देखिए द्विविखंडन में हम आप लोगों को बताएं कि द्विविखंडन में कितने बार, दो भागों में, और बहु में बहुत सारे भागों में। ठीक है, तो द्विविखंडन जनक दो बराबर संतति जीवों में क्या होता है,
विखंडन के बारे में समझ लिए। अब बहुविखंडन देखिए, जबकि बहुविखंडन में यह कई संतति जीवों में क्या होता है, विभाजित होता है। तो आप लोग को बताए हैं कि द्विविखंड में 2 तरह से और बहुविखंडन में बहुत सारी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। देखिए, जो भी पॉइंट एनसीईआरटी का होता है उसको एकदम बारीकी से देखना होगा, ताकि इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जाकर परीक्षा में गलत कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जा रहे हैं और एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। ठीक है, तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बराबर बनता है कि मुकुलन कैसा जनन है, तो अलैंगिक जनन है। ठीक है, जो आमतौर पर हाइड्रा ईस्ट आदि में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अस्पाइरोगाइरा हाइड्रा तथा प्लैनेरिया नामक जीवों में क्या होता है। अस्पाइरोगाइरा हाइड्रा तथा प्लैनेरिया नामक जीवों में अपखंडन तथा पुनर्जनन का मतलब फिर से द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु धनी में बनते हैं, जो अंकुरित होकर नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नए पौधे के निर्माण करते हैं, नए पौधा बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पादप शरीर का कोई कायिक भाग विलग मतलब अलग होना। ठीक है, विलग और परिवर्धित होकर जब नए पौधे की उत्पत्ति करता है तो इसे कायिक परिवर्तन कहते हैं। कह रहा है कि पादप शरीर का कोई कायिक भाग विलग यानी कि अलग होकर एक नया परिवर्धित होकर जब नए पौधा का निर्माण करेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग कायिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं इन पॉइंटों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कायिक परिवर्तन मुख्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक रूप से और दूसरा कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक मतलब जो नेचर ने हमको दिया है वो प्राकृतिक होगा, और कृत्रिम का मतलब हम लोग जो बनाएंगे उसको कृत्रिम बोलेंगे। ठीक है, या हम हमारे द्वारा आर्टिफिशियल उसको कहिए कि हमारे द्वारा बनाया गया चीज़ वो कृत्रिम होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक कायिक परिवर्तन जड़ों द्वारा। देखिए, प्राकृतिक हम लोग पढ़े हैं अभी कि प्राकृतिक जो भी नेचर देगा वो, तो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन जो है जड़ों द्वारा, तनों द्वारा तथा पत्तियों द्वारा संपन्न होता है। जड़, तना तथा पत्ती, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक कायिक परिवर्तन कैसे होता है। ऑप्शन में दे देगा जड़, पत्ती, तना, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम कायिक परिवर्तन समानता विधियाँ हैं। कलम का मतलब आप लोग कोई पौधा देखते होंगे कि कोई पौधा है, उसमें से काट के हम लोग एक पौधा बना देते हैं, तो उसी को कलमी पौधा कहते हैं। तो कलमी पौधा का मतलब उस पौधा से जो निर्माण हम लोग बनाए हैं उसको कलमी कहेंगे। ठीक है, तो कलम करके रोपण द्वारा किसी पौधे के बीज को अथु करके एक मैंने लेबोरेटरी में से करके उसके बीजों को संरक्षित करके एक नया बीज तैयार कर दिए रोप के, तो उस रोपण विधि हो गया। दाब कलम द्वारा, यानी कि इन विधियों के द्वारा हम लोग अपने पौधे को, यानी जो पौधा होता है, नेचर ने जो, प्रकृति ने जो पौधा दिया है उससे नया पौधा का निर्माण हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कृत्रिम विधि हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तक संवर्धन पौधे में कायिक परिवर्तन की आधुनिक विधि है। ठीक है, उत्तक संवर्धन पौधों में कायिक परिवर्तन की क्या है, आधुनिक विधि है। कायिक परिवर्तन से शीघ्र, सस्ते में तथा बीजहीन पौधे में भी जनन की क्रिया संपन्न होती है। जनन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। हम लोग अलैंगिक जनन पढ़े कि जो एक ही जनक के द्वारा और अपने जनक के जैसे ही उत्पन्न होकर उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन किसे कहते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक भाग लेंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक के अंडाणु कहते हैं। ठीक है, जिनके निषेचन से युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक जो है उसे अंडाणु कहते हैं, जिनके निषेचन से युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मनज विभाजित, परिवर्तित तथा विभेदित होकर वयस्क, युग्मनज विभाजित, परिवर्तित और विभेदित होकर वयस्क जीव का निर्माण करते हैं। वयस्क जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नर एवं मादा लिंग अलग अलग वेष्टों में पाए जाते हैं तब ऐसे जीव एक लिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी
कहलाते हैं। मान लेते हैं कि नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल जो अलग अलग वेस्टिंग में पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक लिंगी। जैसे मानव एक लिंगी हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग वेस्टिंग पाया जाएगा। और जब एक ही में पाए जाएंगे, एक ही वेस्टिंग में दोनों पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, उभयलिंगी या द्विलिंगी कहेंगे, ठीक है, उभयलिंगी या द्विलिंगी। मान लेते हैं कि एक ही चीज़ में, मान लेते हैं कि अमीबा है या हाइड्रा है, उसी में उसका हो रहा है रिप्रोडक्शन, तो उसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे, ठीक है। जब नर या मादा लिंग एक ही वेस्टिंग में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता एवं उच्च गुणवत्ता वाले वंशजों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उच्च गुणवत्ता वाले वंशजों की उत्पत्ति होती है। चलिए, एक समान पुष्प के 4 भाग होते हैं। जो कोई भी पुष्प होता है उसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, ठीक है। कोई भी समान पुष्प होगा उसका 4 पार्ट होगा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। देखिए, पुमंग नर पार्ट है, पुमंग क्या है, नर के, और जयांग मादे जनन के अंग है। पुमंग नर के और जयांग मादा जनन के अंग है, जो आवश्यक अंग कहलाते हैं। कैसे अंग कहलाते हैं, तो आवश्यक अंग कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। परागकोश के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, परागकोश के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, जो कोई कारकों द्वारा संपन्न होता है। कोई कारकों द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जो खुद से परागण करे उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण का मतलब एक दूसरे स्थान से, मान लेते हैं कि परपरागण में हम लोग तितली है, तितली चाहे भावरा है, ये एक फूलों से दूसरे फूलों पर जाता है और क्या करता है, यहाँ से कीट उठाकर वहाँ पर रख देता है, तो उससे जो भी परागण होता है उसे परपरागण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में निषेचन की क्रिया बीजांडों के भीतर होती है। जो पादप है, प्लांट है, उसमें निषेचन की क्रिया होती है जो बीजांड के भीतर होती है, ठीक है। मनुष्य के नर जननांग में वृषण, शुक्र अवयिकाएँ, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन एवं कुछ सहायक ग्रंथियाँ जो कि पूरा ग्रंथि एवं काउपस ग्रंथि विद्यमान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट है कि वृषण शुक्राणु जनन नलिकाओं का बना होता है। किसका, तो शुक्राणु जनन नलिकाओं का बना होता है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं कि पुरुष द्रव, शुक्राणु, शुक्राशय द्रव मिलकर क्या करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य का मतलब स्पर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, स्पर्म का निर्माण करते हैं। मनुष्य में मादा जननांग में अंडाशय, फॉलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि तथा भग या वल्वा विद्यमान होते हैं। किसमें, फीमेल पार्ट में, ठीक है, फीमेल पार्ट का है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंडाणु अंडाशय में बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो अंडाशय में बनते हैं। अंडाशय से हर महीने एक परिपक्व अंडाणु यानी कि अंडा निकलकर फॉलोपियन नलिका में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, तो फॉलोपियन नलिका में चला जाता है। चलिए आगे है कि वीर्य स्त्री की योनि में स्खलित होते हैं, ठीक है। स्पर्म की बात कर रहा है। यहाँ से वीर्य में स्त्री शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचकर अंडाणु को निषेचित करते हैं, जिससे युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज मादा के गर्भाशय में शिशु के रूप में क्या करता है, विकसित होता है। शिशु के रूप में उसका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। स्त्रियों में लैंगिक चक्र या मासिक चक्र उसको बोलते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या रजोधर्म बोलते हैं, जो कि 28 दिनों तक का होता है, चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का व्यवहार करके जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। परिवार नियोजन आप लोग अच्छी तरह से, एक मुहिम भी है जो कि चलाया जाता है सरकार के द्वारा। परिवार नियोजन जो कि कॉपर्टी से भी उसको नियोजित कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है नसबंदी से भी हो सकता है परिवार नियोजन, ठीक है। तो उसको करके हम लोग परिवार नियोजन का कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग या एसटीडी कहलाते हैं। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को पूरे एक फीडबैक देने की कोशिश किए, यानी कि आउटलुक, ठीक है, कि जितना भी पॉइंट बनने वाला है, जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है, उससे
यानी कि टू द पॉइंट जो भी क्वेश्चन है उसको बताने की कोशिश किया। अब इसी से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोग अच्छे तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी का अब ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए तो फाइनली हम लोग आ गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि जनरल हम लोग पढ़े हैं उसी का वस्तुनिष्ठ करेंगे और अब आप लोग अच्छे तरह से बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सही यहाँ पर दे रहा है कि सही उत्तर संकेताक्षर क ख ग घ में लिखा गया है, जो कि आप लोग को देना है। तो पहले आप लोग भी इसको देखिएगा और आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे हम भी बना रहे हैं, आप साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो हम लोग तुरंत अभी पढ़े हैं कि जितने भी मुकुलन है, विखंडन है, बीजाणु जनन है, ये सभी प्रकार के हैं जो हैं ये अलैंगिक जनन का क्या है, एक विधि है। इसीलिए आप लोग को हम पहले टू द पॉइंट को पढ़ाएंगे, जितना स्मरणीय पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे, तब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ताकि आप लोग अगर पहले कभी नहीं पढ़े होंगे तो अच्छे तरह से इसमें भी पढ़कर आप अच्छे तरह से स्कोर कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से क्या निकलती है, तो कलिका निकलती है। तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर विखंडन में हो जाएगा, सॉरी मुकुलन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो मुकुलन में निकलता है। वर्डिंग की बात कर रहा है, जनक के शरीर में कलिका यानी कि वर्डिंग की बात कर रहा है, तो क्या होता है, मुकुलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकोश में पाए जाते हैं। देखिए परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागण पाए जाते हैं। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि परागकोश में परागण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अंडाशय, अंडाशय कहेंगे, ठीक है। तो स्त्री के आधारीय भाग को, स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहेंगे, तो अग्रभाग को कहते हैं परागकोश, परागकोश, इसको क्या कहते हैं, परागकोश। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि पुष्पी पादपों एवं जंतु दोनों में क्या होता है, निषेचन होता है। तो पुष्पी पादपों एवं जंतु दोनों में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 7 कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। तो अंडाशय की दीवारें आप लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि अंडाशय की दीवारें जो हैं तो क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं फल। क्या बनाएंगे, तो फल बनाएंगे, ठीक है। तो अंडाशय की दीवारें क्या बनाएंगे, फल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं। तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनेगी, तो बीजावरण बनाएगी। तो बीजांड की दीवारें मोटे होकर क्या बनाएंगे, बीजावरण बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। देखिए पुरुष जननांग में पाया जाता है वो बताना है, ठीक है। देखिए फैलोपियन नलिका ये महिला का है, लिबिया माइनोरा ये भी महिला का है। शुक्रवाहिका, देखिए शुक्रवाहिका जो है ना ये पुरुष में पाया जाता है। शुक्रवाहिका जो क्या होते हैं, पुरुष में, और परिपक्व पुटक ये महिला का पार्ट, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनते हैं। तो आप लोग को हम तुरंत बताएं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के जो भी संयोजन होगा तो उससे जाइगोट प्राप्त होगा, जाइगोट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। जाइगोट बनता है, उनके संयोजन से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन उसमें हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में हम आप लोग को चर्चा कर देते हैं, बता देते हैं कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर। तो किस दिन अंडाशय से बाहर अगर होगा तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, 28वें दिन नहीं होगा, यहाँ पर 14वें दिन अंडाशय से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। 14वें दिन होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेगा तब 28 दिन पर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, इसी में कितने लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर गलती नहीं करना है, संभलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? देखिए एड्स भी है, एड्स है, लैंगिक जनन, गोनोरिया ये भी है, सिफिलिस ये भी है, लेकिन देखिए टाइफाइड जो है ये आंत की एक बुखार है, आंत में जो होता है टाइफाइड एक बुखार है, तो ये क्या है? लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो चलिए हम लोग जो जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया था इस बुक में, ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया, लेकिन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव उसको भी कर सकते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये भी ऑब्जेक्टिव है, बस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, तो इसको भी इसी वीडियो में कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? क्या करता है ये बताना है। तो क्या करता है? तो परिरक्षण करता है। जीव जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? तो परिरक्षण करता है। यहाँ पर हो जाएगा परिरक्षण, यहाँ पर परिरक्षण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का आंसर अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतानें। देखिए अलैंगिक जनन से कह रहा है के समान होती है, डैश के समान होती है, तो डैश के स्थान पर क्या होगा? तो डैश के स्थान पर क्या होता है? तो अलैंगिक जन्म में आप लोग जानते हैं कि जनकों की तरह संतान उत्पन्न होता है, तो जनक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर जनक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया परजीवी में सामान्यतः, तो मलेरिया परजीवी में सामान्यतः डैश द्वारा जनन होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो बहुखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा बहुखंडन, बहुखंडन, बहुखंडन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। चौथा कह रहा है कि बीजाणु का निर्माण डैश में होता है, तो बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बीजाणु धानी में होता है। बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बीजाणु धानी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर हो जाएगा 4 का बीजाणु धानी, बीजाणु धानी में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लैंगिक जनन में डैश और डैश का संकलन होता है। किसका किसका संकलन होता है? तो इसमें किसका किसका होगा? तो लैंगिक में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नर और मादा दोनों का होगा, और लैंगिक में केवल एक का होता है और लैंगिक में दोनों का होता है। तो यहाँ पर नर और मादा दोनों हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नर और इसमें हो जाएगा मादा, यानी कि नर मादा दोनों का संकलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 शुक्राणु एवं अंडाणु के संकलन को तो क्या कहते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु के संकलन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर? 6 का आंसर हो जाएगा निषेचन, निषेचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग डैश के ऊपर चक्र में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो ये पुष्पासन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में? तो पुष्पासन के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का पुष्पासन, पुष्पासन के रूप में क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने को डैश कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे तरह से उसमें पॉइंट में पढ़ाए हैं कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या हम लोग कहते हैं? तो परागण कहते हैं। क्या कहेंगे? परागण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परागण। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर परागण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पुरुष में पुरस्थ ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर डैश का निर्माण करती है। तो किसका निर्माण करेगी? तो ये मूत्र मार्ग का निर्माण करेगी। किसका? मूत्र मार्ग का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मूत्र मार्ग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि किशोरावस्था में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास डैश के कारण होता है। तो किसके कारण होगा? तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास आप लोग जानते हैं कि किसके? तो हार्मोन के कारण। हम लोग पढ़े भी हैं कि हार्मोन के कारण ये विकास होगा, इसका हार्मोन का कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, या लास्ट क्वेश्चन इसका कह दीजिए कि मनुष्य में डैश की गुहा में भ्रूण का विकास होता है। किस में भ्रूण का विकास होगा? तो गर्भाशय में होगा। किस में होगा? तो गर्भाशय में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय में इसका क्या होगा? विकास होगा। तो फाइनली हम लोग पूरा जितना भी जनन से
रिलेटेड जो भी बन रहा था क्वेश्चन, पहले टू दी पॉइंट पढ़ें, इसके बाद ऑब्जेक्टिव, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये लगातार सीरीज चलता है और लगातार चल भी रहा है, जो कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आप लोग चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। लगातार चल रहा है, ठीक ना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।